नमस्कार प्यारे बच्चों, लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बालोतरा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर अपन जो बात कर रहे थे वो अपन ने बात कर ली थी विलय नीति की, यानी लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति थी उसके बारे में बात कर चुके। फिर अपन ने ये मानचित्र देख के देखा था कि किस तरीके से अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और किस तरीके से उन्होंने बंगाल से लेकर फिर जो मैसूर तट था वहाँ पे और फिर विद्युत क्षेत्र और फिर धीरे धीरे लाहौर की तरफ आगे बढ़े। तो ये सारी जानकारी अपन ने देख ली थी। आज अपन जानकारी प्राप्त करेंगे नए शासन की स्थापना। ठीक है, तो सभी लोग अपने पेज नंबर कितने 21 पेज नंबर 21 पे आ जाओ। यहाँ पे अपन सारी जानकारी देखते हैं, नए शासन की स्थापना के बारे में चर्चा करने वाले। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में अपन सारी जानकारी समाप्त कर लेंगे। देखो, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स जो 1773 से 1785 यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था जो 1773 में भारत आया था। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलने में अहम भूमिका अदा की। वॉरेन हेस्टिंग के समय आते आते कंपनी न केवल बंगाल, बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनीय, ठीक है, प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था, और उस समय 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। अब प्रेसिडेंसी क्या है और कौन से युद्ध के बाद में उन्होंने प्रेसिडेंसी घोषित की, तो ये मैं आपको बता चुका। सब लोग कमेंट करके बताओगे कि प्रेसिडेंसी कौन से युद्ध के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रत्येक रियासत के अंदर प्रेसिडेंसी घोषित कर दी थी या प्रेसिडेंसी नियुक्त कर दी थी। कमेंट करके बताओ। उस समय 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। कौन सी? बंगाल, मद्रास और मुंबई। हर एक का शासक गवर्नर होता था। प्रेसिडेंसी का शासक कौन होता था? गवर्नर होता था, और उसके ऊपर जो व्यक्ति बैठता था उसका नाम था गवर्नर जनरल। और वॉरेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किया। न्याय के क्षेत्र में उसने सुधार, खासतौर पर जो सुधार किए वो काफ़ी उल्लेखनीय माने जाते हैं। 1772 में एक न्यायिक व्यवस्था स्थापित की गई और इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी। एक तो फौजदारी अदालत, कौन कौन सी अदालत होगी? एक तो फौजदारी अदालत, दूसरी दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों का मुखिया जो होगा वो जिला कलेक्टर होता है, और मौलवी और हिंदू पंडित भारतीय कानूनों की व्याख्या करते हैं। और फौजदारी अदालतों में काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत, लेकिन उनका भी जो मुख्य अधिकारी होता है वो कलेक्टर की निगरानी में काम करता है। तो देखो, वॉरेन हेस्टिंग को अपने को याद रखना है कि उसने कुछ सुधार किए, जिसमें सबसे पहला ये था कि जब वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पे था तो इस समय 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। ठीक है ना। और जो प्रेसिडेंसी थी इसका जो मुख्य अधिकारी होता था वो होता था गवर्नर, और गवर्नर के ऊपर जो अधिकारी बैठता था उसका नाम था गवर्नर जनरल। ठीक है। और उसके बाद में इसने क्या है कि 1772 के अंदर एक नई शासन व्यवस्था स्थापित हुई। नई शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या चीज़ें देखने को मिलती है कि यहाँ पे 2 अदालतों की स्थापना हुई, एक तो फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों का जो मुख्य होता था वो यूरोपीय जिला कलेक्टर होता था। ठीक है ना। अब वर्तमान में आप कहोगे कि सर वर्तमान वाला जिला कलेक्टर और उस टाइम वाला जिला कलेक्टर थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये पद जो जिला कलेक्टर का होता था वो यूरोपीय व्यक्ति होता था। और यहाँ पे मौलवी और हिंदू पंडित जो थे भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। ठीक है। फौजदारी अदालतों में भी काजी और मुफ्ती होते थे। अब काजी और मुफ्ती क्या है इधर देख लेते। काजी का मतलब एक न्यायाधीश, मुफ्ती का मतलब होता है मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के अनुसार या आधार पर फैसले सुनाता है। ठीक है। यहाँ आपको एक चित्र देख रहा होगा। जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने इसके ऊपर बंगाल शासन सही ढंग से नहीं चलाने का आरोप जड़ दिया, और इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग चलाया जो 7 वर्ष तक चला, यानी 7 वर्ष तक इसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। अब देखो किस तरीके से महाभियोग चला। तो देखो, महाभियोग क्या होता है? जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी संसद के ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, उसे महाभियोग कहा जाता है। आप इन सारी चीज़ों को अंडरलाइन करते रहना, मैंने समझाया है महाभियोग। महाभियोग क्या होता है?
जब इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण, यानी कोई व्यक्ति है जिसके खिलाफ दुराचरण यानी उसने गलत व्यवहार किया है या गलत काम किया है, तो इसके खिलाफ कोई मुकदमा चलता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ चलने वाले मुकदमे को महाभियोग कहा जाता है। और ये महाभियोग किसके ऊपर चला था? ये चला था वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर। कब चला था? 1785 में, जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी में अपनी पूरी सेवा देने के बाद में वापस इंग्लैंड लौटा, तो एडमंड बर्के ने उसके ऊपर बंगाल में सही ढंग से शासन नहीं चलाने के कारण उसके ऊपर आरोप लगा दिया, और इस आरोप के चलते उसके ऊपर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग चला दिया। और ये महाभियोग कम से कम 7 साल तक चला। तो आपको समझ में आ गया कि महाभियोग कब है, महाभियोग क्या है, और वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग कब चला? तो 1785 में चला था। किसने लगाया था? एडमंड बर्के ने लगाया था मुकदमा। और कितने साल तक चला? तो 7 वर्ष तक ये मुकदमा चला था। यहाँ तक जानकारी कंप्लीट हुई आपकी। आगे देखते हैं। देखो, अब ये सारी चीज़ें होने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने बहुत बड़ी एक समस्या थी। कि एक बड़ी समस्या ये थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की व्याख्या करते थे, और इस भिन्नता को ख़त्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने को काम सौंपा गया। अब देखो, ये क्यों सौंपा गया था, तो मैं थोड़ा वापस ऊपर चल के समझा देता हूँ आपको। तो देखो, यहाँ पे फौजदारी अदालतों में काजी और मुफ्ती होते थे, और मौलवी और हिंदू पंडित भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। अब भारतीय कानूनों की व्याख्या करने वाले जो पंडित थे, वो अपने अपने धर्म के हिसाब से अलग अलग व्याख्या करते थे। तो यहाँ पे न्याय के अंदर समरूपता नहीं थी, यानी कोई धर्म कुछ कहता है, कोई धर्म कुछ कहता है, तो न्याय, जो कोई व्यक्ति किसी ने अन्याय कर दिया है, तो उसको न्याय देने के लिए भी अलग अलग तरीके की न्याय प्रणाली अपनानी पड़ती थी। तो इसके अंदर समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने को कहा गया। एन बी एन बी हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया, और 1778 तक यूरोपियन न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों का भी एक संहिता को तैयार कर लिया गया था। और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। तो सिर्फ अपने को यहीं सिर्फ ध्यान रखना है कि समरूपता लाने के लिए, न्याय में समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों की एक मीटिंग बुलाई गई, और इस मीटिंग के तहत नए नियम बनाए गए थे। ठीक है, उसके बाद में आगे देखो, फिर 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कौन से एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और उसके बाद में इसके अलावा कलकत्ता में एक अपीलीय अदालत बनाई गई, और सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय ज़िले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, जैसे कि नाम से भी पता चलता है। उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना होता था। देखो, पहले के ज़माने में भारतीय ज़िले में कलेक्टर का जो ओहदा था वो बहुत ही बड़ा होता था। ओहदा का मतलब है पद, ठीक है ना। ओहदे का मतलब होता है पद। उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना था। न्यायाधीशों, पुलिस और अधिकारियों व दरोगा की सहायता जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। तो आपको ध्यान रखना है, ब्रिटिश इंडिया वाले भारत के अंदर जिला कलेक्टर का मुख्य काम क्या होता था। तो आप ये चीज़ें लिख सकते हो कि उसका पहला काम तो होता था कि लगान और कर इकट्ठा करना। कर इकट्ठा करने के बाद में अगर दूसरे काम की बात करें, तो न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दारोगा की सहायता से ज़िले में कानून व्यवस्था बनाए रखने का जो कार्य होता था वो क्या कहलाता था? ज़िला कलेक्टर का कार्य कहलाता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट कर और सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया, जिसे पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। और उसका जो कार्यालय होता था वो क्या कहलाता था? कलेक्ट्रेट कहलाता था। जैसे वर्तमान में भी अपने को जिला कलेक्टर के ऑफिस में जाना है तो क्या कहते हैं? कलेक्ट्रेट ऑफिस कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको स्थिति समझ में आई होगी। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक लाइन बताता हूँ। ये स्रोत 5 जो लिखा, इसको पढ़ना है अपने को। मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है, कौन कथन कह रहा है? एडमंड बर्क जो था। एडमंड बर्क कौन था बताओ? जिसने वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग चलाया था, वो व्यक्ति यहाँ पे कह रहा है कि मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ।
वॉरेन हेस्टिंग के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया, जिसका एक हिस्सा इस प्रकार है। अब ये एडमंड बर्क भाषण दे रहा है किसके खिलाफ? वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ भाषण दे रहा है। और क्या कह रहा है? मैं उनके यानी हेस्टिंग के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिसके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया, जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। ऐसे कथन कौन कह रहा है? एडमंड बर्क कह रहा है। किसके खिलाफ कह रहा है? वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ कह रहा है। अब ये क्यों कह रहा है? क्योंकि यहाँ जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी और व्यापार कर रही थी, उस समय यहाँ के लोग किसको कंप्लेन करें? दो ही रास्ते थे, या तो यहाँ के अंग्रेज़ अधिकारियों को कंप्लेन करें। अब यहाँ के अंग्रेज़ अधिकारियों को कंप्लेन करेंगे तो यहाँ के अंग्रेज़ अधिकारी तो उसकी कंप्लेन के ऊपर इतना ध्यान नहीं देंगे। तो फिर यहाँ के लोगों ने क्या किया? ब्रिटिश की संसद में कंप्लेन करना शुरू किया। भाई किसी ने कोई आने जाने वाले व्यक्ति के साथ में भेजते रहे कि ऐसा करते हैं कि यहाँ का अपन कंप्लेन कर रहे हैं या शिकायत कर रहे हैं, इसका तो कोई जवाब मिल नहीं रहा। तो लोगों ने क्या किया? डायरेक्ट जो इंग्लैंड या ब्रिटिश में जो इनकी महारानी बैठती थी, वहाँ पे इन्होंने कंप्लेन करनी शुरू कर दी। तो एक आध पर्चा इस एडमंड बर्क के हाथ लग गया होगा और उसके अंदर सारी पीड़ाएं और समस्याएं लिखी हुई थी। और जैसे ही वॉरेन हेस्टिंग यहाँ से सेवानिवृत्त होकर के इंग्लैंड पहुँचा, तो वहाँ पे इस एडमंड बर्क ने मामला जड़ दिया इसके ऊपर कि भाई तूने धोखाधड़ी की है, वहाँ पे सही तरीके से शासन नहीं किया है। इस तरीके से आरोप लगा करके इसने इसके ऊपर महाभियोग चला दिया। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब आगे की चर्चा शुरू करते हैं। देखो, तो अपन ने उसके ऊपर आरोप लगा दिया, उसके ऊपर महाभियोग भी चला दिया और अपन ने क्या किया? कलेक्टर के कार्य भी पढ़ लिए। अब बात करते हैं कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। और मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार अर्थात घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित, सवार का मतलब क्या होता है? घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित, और पैदल सेना थी मुगलों के पास में। उन्हें तीर अंदाज और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदारों मुगल को ज़रूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया करवाते थे। ठीक है। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उनके पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो ये सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने ये तरीका अपनाया। अंग्रेज़ अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, तो ये भी चीज़ अंडरलाइन कर लेना कि सिपाही शब्द ये किसे बना? अंग्रेज़ अपनी सेना को सिपाही अर्थात जो भारतीय शब्द सिपाही से बनाए उसे आर्मी कहते थे। ठीक है ना। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध की तकनीकी बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। अब पहले जो युद्ध लड़ने जाते थे तो उनका जो मुख्य सेना बल था वो या तो एक तो घोड़ों पे रहता था, दूसरा स्थल यानी ज़मीन पे रहता था। इस प्रक्रिया से वो सेना तैयार करते थे। लेकिन जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में तकनीकी बदलने लगी, तो जो घोड़ों पर चलने वाले सैनिक थे उनकी संख्या कम होने लग गई। ठीक है ना, या उनकी ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती थी। अगर वो घोड़े वालों को रखेंगे तो घोड़ों के लिए चारा, फिर वहाँ उनको सही तरीके से ट्रेनिंग देने वाले के लिए खर्चा, तो कंपनी ने धीरे धीरे उनको क्या कर दिया? कम कर दिया। इसकी वजह ये थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहाँ सिपाही यानी मस्केट यानी तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों की बदलती सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज़ एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से ज़्यादा, अब देखो यहाँ कुछ शब्द आए, एक तो धर्मशास्त्र शब्द आया था, एक सवार आया था, एक मस्केट आया था और एक मैचलॉक आया था। इनको भी देख लेते हैं। देखो, धर्मशास्त्र का मतलब क्या होता है कि संस्कृति की एक ऐसी कृति जिसमें सामाजिक तौर तरीके और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है
उसे धर्मशास्त्र कहा जाता है, जो 5000 वर्ष पहले लिखे गए थे। ठीक है, उसके बाद में आता है संवार। संवार का मतलब होता है घोड़े पर बैठने वाले व्यक्ति या इंसान संवार कहलाते हैं। मस्केट का मतलब होता है पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक। तो ये चीज़ें आप थोड़ी याद रखना। मस्केट का मतलब क्या होता है, जो पैदल सिपाही होते थे उनके पास में एक बंदूक होती थी जो काफ़ी भारी मात्रा में, या फिर उसका जो वजन था वो भारी था, उस बंदूक को क्या कहते हैं, मस्केट कहते हैं। और मैच लॉक किसे कहते हैं, शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस की चिंगारी दी जाती थी, उसे क्या कहते हैं, मैच लॉक कहते हैं। अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो घोड़े पर सवार जो घुड़सवार सैनिक थी उनकी टुकड़ियों को कम करने की वजह प्रमुख क्या रही थी, पहली तो वजह रही थी मस्केट। यानी मस्केट का मतलब होता है घोड़े पर बैठ के आप इतनी आसानी से बंदूक नहीं चला सकते, पैदल चलकर आप आसानी से बंदूक चला सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति पर फायर कर सकते हैं। तो घोड़े के जो ऊपर जो घोड़सवार सैनिक थे उनको तो कम कर दिया, और मस्केट यानी मस्केट बंदूक थी उनके पास में, तो वो तो सिर्फ पैदल चलकर ही लोग चला सकते थे। तो पैदल चलने वाले व्यक्तियों के पास रहने वाली जो बंदूक थी वो मस्केट थी। और एक बंदूक और थी जिसका नाम था मच लॉक। वो किस काम में ली जाती थी, वो भी लड़ने में ही काम में ली जाती थी, लेकिन वो शुरुआती दौर की बंदूक थी और जिसके अंदर पहले तो बारूद को भरा जाता था और बारूद को भरने के बाद में उसके अंदर चिंगारी लगाई जाती थी। ठीक है ना, तो ये दोनों बंदूकें आपको याद रखनी है, मस्केट और मैच लॉक। ठीक है, अब ये देखो एक चित्र दिखाया गया है, कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार एक अज्ञात भारतीय चित्रकार के द्वारा बनाया गया चित्र, जो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। मराठा और मैसूर के, या 1780 में मराठा और मैसूर के युद्ध के बाद मतलब युद्ध के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी। आगे देखो, पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज़ कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे, क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे। मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, आपको ध्यान तो है ना, यूँ बाका मत फाड़ देना। सिपाही क्या महसूस कर रहे थे, अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उन्हें, और उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा। 1857 का विद्रोह में सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में हम अध्याय 5 के अंदर पढ़ेंगे। अपने इतिहास के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो अध्याय है वो आपका अध्याय 5 है, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। और 1757 के अंदर क्या हुआ था, बताओ बताओ कौन सा युद्ध हुआ था 1757 में, और 1857 के अंदर अपनी जो क्रांति होती है वो अध्याय 5 के अंदर पढ़ेंगे। उसके अंदर यहाँ पे ये अपन ने जितनी भी चीज़ें देखी है ना, इसका अच्छे से वर्णन है, तो अपन वहाँ अच्छे से समझेंगे। अब निष्कर्ष के अंदर समझ लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक उपनिवेशिक शक्ति बन गई, या औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीकी के आने से ये प्रक्रिया और तेज़ हो गई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लगता था, और भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारत जैसे उपमहाद्वीपीय क्षेत्र के अंदर 63% भूभाग और 68% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया था। देश के शेष भूभाग पर आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। अब यहाँ पे एक दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार किस तरीके से होता था वो थोड़ी चीज़ दी हुई है, उसको भी अपन देख लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहे हैं, और कौन से व्यापार की बात कर रहे हैं, दास व्यापार की बात कर रहे हैं। देखो, अब व्यापार का मतलब तो आप समझ गए कि भाई किसी चीज़ को खरीदना बेचना व्यापार कहलाता है। पहले के ज़माने में क्या होता था, लोगों को बेचा जाता था, यानी दास को बेचा जाता था। दास का मतलब दास कैसे बेचेंगे, तो जो लोग होते थे उन लोगों को बंदी बना लिया जाता था। बंदी बनाने के बाद में उसको आगे पैसों के साथ में बेच दिया जाता। अब जिस व्यक्ति ने पैसे देकर के खरीदा है तो वो दास उस व्यक्ति के वहाँ काम करेगा, फ्री फोकट में काम करेगा। वो व्यक्ति जो कहेगा वो उसको उस व्यक्ति को करना पड़ेगा। ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती थी कि वो व्यक्ति उस काम को छोड़ करके चला जाए, या वो उसको पसंद नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। जो व्यक्ति दास है उसको दासी बनकर उसका काम करना पड़ता था। तो ये चीज़ें लगते हैं। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका
पहुँचे। अब देखो डच व्यापारी 17वीं सदी के अंदर पहुँचे थे दक्षिण अफ्रीका, लेकिन भारत में किसके बाद में आए थे? सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद में कौन आया था? डच। और डच के बाद में कौन आए थे? अफ्रीकी व्यापारी आए थे। तो जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दासों को बाजार में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका की दक्षिणी सिरे पर स्थित कैप में निजी स्वामित्व के दासों की जो संख्या थी वो 36,774 थी। अब ये जो कैप होप था ना, वहाँ पे निजी स्वामित्व के दास जो थे उनकी संख्या कितनी थी? 36,774 थी। और 1824 में कैप आने वाले एक यात्री ने वहाँ होने वाली नीलामी, जब वहाँ होने वाली दासों की जो व्यापारी जो नीलामी थी उसको आंखों देखा ब्यौरा है वो यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा है। ये मालूम होने पर कि पशुओं कृषि उत्पादकों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। अब ये व्यक्ति जो है वो बता रहा है कि हमने अपनी गाड़ी है वो नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा, उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। ये दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शक के चेहरे हंसते हुए और असंवेदनशील थे। तो ये व्यक्ति कल्पना कर रहा है और बता रहा है अपने को कि किस तरीके से दास व्यापार होता था और उस दास व्यापार के अंदर किस तरीके से लोगों के साथ में अत्याचार होता था। अब देखो किसी के साथ में दास व्यापार पहले के ज़माने, अब तो नहीं है, पहले के ज़माने में दास व्यापार होता था तो बच्चों को बेच दिया जाता था, बच्चों को, छोटे बच्चों को माँ बाप से अलग कर दिया जाता था। तो वो व्यक्ति यहाँ पे बता रहा है, पूरी कहानी बता रहा है कि किस तरीके का ये दृश्य जात हो। वो व्यक्ति को दिल का पिघलाने वाला व्यक्ति था और उसके विपरीत जो लोग उनको खरीद रहे थे वो हंसी मजाक से उसका हंसी मजाक उड़ा रहे थे। अब अपने आगे अभ्यास प्रश्न, इन अभ्यास प्रश्नों को कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी अपन अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। दीवानी का मतलब क्या होता है? दीवानी का मतलब होता है भूराज, एक मिनट चेंज कर लेता हूँ मैं इसको। इसको देख लो। दीवानी जो था वो था भू राजस्व से संबंधित। किससे संबंधित? भू राजस्व से संबंधित। शेर मैसूर कौन था? टीपू सुल्तान। फौजदारी अदालत, फौजदारी अदालत का संबंध है फौजदारी अदालत से, ठीक है। रानी चेन्नम्मा कौन थी? कित्तूर की एक रानी थी। सिपाही शब्द किससे बना है? सिपाही से बना है। और वॉरेन हेस्टिंग कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बंगाल पर अंग्रेज की जीत, बंगाल पर भाई अंग्रेजों की जो जीत थी वो कौन सी जंग से शुरू हुई? तो ये हुई थी आपकी प्लासी की जंग से, ठीक है ना। तो इसमें मैं आपके ऐड करना चाहूँ तो प्लासी की जंग, कौन सी जंग? अब इसमें आप लिख लेना, पेंसिल ढंग से काम नहीं करती। प्लासी की जंग 1757, ठीक है। हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो ये आपके मैसूर के शासक थे। कहाँ के थे? मैसूर, ठीक है ना। मैसूर के शासक थे। फिर इन्होंने वहाँ पे व्यापार बंद करवा दिया था इनका। डलहौजी ने कौन सा सिद्धांत लागू किया? लॉर्ड डलहौजी ने विल्य नीति, विल्य नीति का सिद्धांत। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के विंध्य भाग में स्थित है, यानी विंध्य जो क्षेत्र था, विंध्य क्षेत्र या विंध्य भाग जो भी है वहाँ पे स्थित, ठीक, ठीक है। सही या गलत बताइए। मुगल साम्राज्य 18वीं शताब्दी में मजबूत हो गया था क्या? नहीं, गलत है। मुगल साम्राज्य 18वीं शताब्दी में मजबूत नहीं हुआ था, क्योंकि जब प्लासी के युद्ध के बाद में तो मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होता गया, क्योंकि वहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी कठपुतली नवाब बना दिया था। जाफ़र को बनाया, मीर कासिम को बनाया, फिर मीर कासिम के साथ में बक्सर का युद्ध लड़के फिर मीर जाफ़र को बनाया। तो मुगल साम्राज्य मजबूत थोड़ी हुआ है। अगर मजबूत होता तो वो युद्ध में जीतते। तो पहला कथन गलत है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। यस, एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, बिल्कुल, जिन्होंने वहाँ पे दाल गलने नहीं दी, फिर वो मर गए और फिर उसके बाद में उन्होंने वहाँ पे अधिग्रहण कर लिया था।
अंग्रेज़ों ने अपने कब्ज़े वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए, बिल्कुल किए थे। अंग्रेज़ों ने अपने कब्ज़े वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए, नहीं किए, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने कोई अपने कब्ज़े वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। ठीक है, आगे देखो, यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी। अब मुझे आप कारण बताओ यहाँ पे क्यों आकर्षित हो रही थी। अब मैं इनका एक एक बोल के नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट बोलूँगा, आपको समझना है और अपनी कॉपी में लिखना है। देखो, यूरोपीय कंपनियां भारत की तरफ इसलिए आकर्षित हो रही थी क्योंकि 16वीं 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार के उद्देश्य से आने चाहती थी। और व्यापार के उद्देश्य से इसलिए आना चाहती थी क्योंकि यहाँ पे मसाले, जड़ी बूटियाँ, कीमती लकड़ी, इस तरीके की जो चीज़ें मिलती थी वो उस समय के मार्केट के अंदर उनकी बहुत ही ज़्यादा मांग थी, इसलिए ये भारत की तरफ आकर्षित हो रही थी। बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच पर किन बातों पर विवाद था। अब ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका आपको। बंगाल के जो नवाब थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच पर किन बातों पर विवाद था। पहली बात कौन सी, सिराजुद्दौला से स्टार्ट करो। वही वो जो मर गया था, क्या नाम, अली वर्दी खान मर गया, उसके बाद में आपका सिराजुद्दौला शासक बना। सिराजुद्दौला शासक बना तो क्या कहा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पैसे दे करके व्यापार करेगी, यानी टैक्स दे करके व्यापार करेगी, यानी इजराना चुकाएगी और टकसाल नहीं बढ़ाएगी, और किले का जो निर्माण कर रहा है वो नहीं करेगी, राजनीतिक मामले में टांग नहीं अड़ाएगी। तो वो सारी बातें आपके इसमें आ जाएगी। दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी का किस तरीके से फ़ायदा हुआ। अब 1765 के अंदर इसको दीवानी की जो मिल गई थी, ठीक है ना, दीवानी मिल गई थी। तो दीवानी मिलने के बाद में कंपनी ने जो बंगाल प्रांत था उस पूरे बंगाल प्रांत के ऊपर अधिकार कर लिया। और इसने लोगों को, वहाँ पे जो स्थानीय नवाब थे उनको धमकियाँ दी, उनको कहा कि उनको इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि आपको हमारे जो निजी कंपनी के अफसर हैं उनको आपको तोहफे के तौर पर ज़मीन, और मतलब ज़मीन का मतलब रियासत है, और बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरीके को कंपनी से बहुत सारा फ़ायदा हुआ था, मतलब ये नवाब बनने के बाद में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी, ये बात मैं आपको बता चुका। टीपू सुल्तान ने उसका व्यापार बंद कर दिया। वो मैंने टीपू सुल्तान की जो बातें लिखाई है ना वो आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो सहायक संधि है, सहायक संधि क्या होती है, ठीक है ना, सहायक संधि के बारे में आपको बताना। सहायक संधि के बारे में भी आपको बता चुका कि सहायक संधि किस तरीके से वो करते थे, और अगर कोई पैसे नहीं चुका पाता था तो वो किस तरीके से वो उसकी रियासत थी उसको हड़प लेते थे। तो ये प्रश्न भी कोई इतनी माथाफोड़ी वाला नहीं है। कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था। देखो, भारतीय शासक थे वो अपनी प्रजा के प्रति थोड़े उदारवादी थे, लेकिन कंपनी जो थी उनका शासन भारतीय जनता के प्रति उदारवादी नहीं था। उनका जो शासन था वो मुख्य रूप से व्यापार करने के उद्देश्य से होता था। तो ये दोनों डिफरेंट मुख्य रूप से है। और कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलाव का वर्णन कीजिए। कंपनी ने अपनी संरचना में धीरे धीरे कैसे बदलाव किया, तो वो सारी बात आपको लिखनी है। यानी पहले कंपनी व्यापार के उद्देश्य से आई थी, फिर धीरे धीरे उसने व्यापार के स्थान पर शासन करने की भी सोच ली, फिर उसने बहुत सारे युद्ध लड़े, बहुत सारे नियमों में परिवर्तन किया। ये पूरी की पूरी जानकारी आपको इसके अंदर लिखनी है। अब नेक्स्ट एक क्लास में लूँगा जिसके अंदर आपको होमवर्क की क्लास होगी। होमवर्क का मतलब ये होगा कि आप ये तो अभ्यास प्रश्न आप कर ही रहे हो, उसके साथ साथ में उनको भी आपको नोट करना है, ताकि वो आपके और आगे काम आ सके, या फिर इनके अंदर जो सवाल आए हुए हैं वो आप उनको देख कर भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट क्लास के अंदर सारी की सारी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट एक अपना होमवर्क की क्लास लेंगे, और उसके बाद में आपका ये तीसरा जो अध्याय है, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलना, इसके बारे में चर्चा करने वाले। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें कि नई क्लास आ चुकी है। और साथ ही साथ आपका कोई भी साथी 8th क्लास में पढ़ता है तो उसको इस क्लास का लिंक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करने को कहें कि यहाँ पे आपकी सारी क्लासें धीरे धीरे अपलोड होने वाली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।